हेलो एवरीवन, दिस इज नीलेश। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका सुपरफास्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 10। जी हाँ गाइज, अध्याय 10 पढ़ेंगे, जो फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान का एक तरह से बोले तो फर्स्ट चैप्टर है। और जिस चैप्टर का नाम है आप स्क्रीन पे देख सकते हो, प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। काफ़ी मस्त लेसन है, काफ़ी इंटरेस्टिंग लेसन है। पूरे हम इसको एक्सपेरिमेंटल बेस्ड एकदम अच्छे से पढ़ेंगे। मैंने काफ़ी देखी, एकदम विजुअल इफेक्ट के साथ इसको समझेंगे। मैं आशा करता हूँ शायद अभी तक आप ये लेसन अगर पढ़ लिए होंगे तो आप एक बार पढ़िए, आप वास्तव में फील करो कि इस लेसन का मतलब क्या है। ठीक है, एक एक चीज़ों को आप ऐसे आप समझोगे कि आपके सामने हो रहा है। तो चलो शुरू करते हैं एकदम। आप अगले 30 मिनट में ना आपको काफ़ी एक किक मिलने वाला है, काफ़ी मज़ा आने वाला है। ये लेक्चर फर्स्ट होने वाला है। हम लोग कई लेक्चर में इस चैप्टर को पढ़ेंगे, क्योंकि ये लंबा चैप्टर है। थोड़ी थोड़ी चीज़ें हम समझते चलेंगे और आगे चलते चलते कुछ लेक्चर के बाद हम इतने खतरनाक हो जाएंगे पढ़ते पढ़ते कि इसके कई सारे न्यूमेरिकल भी बहुत अच्छे अच्छे होते हैं, तो उनको भी हम सॉल्व करेंगे आसानी तरीके से। बाकी अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबा लेना, जिससे मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो देखो, इस चैप्टर को यानी प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन, ये पूरा जो चैप्टर है ना, लाइट पे बेस्ड है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि लाइट होता क्या है। देखिए, यहाँ जैसे ऊपर लिखा हुआ है, आप देख सकते हो स्क्रीन पे, ठीक है, कि प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं। ओके, यानी बोल रहा है कि प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है, जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। सही बात है, क्योंकि बिना प्रकाश के हम वस्तुओं को नहीं देख सकते। जैसे आप अपने कमरे में हो, चारों तरफ लाइट बड़ी हुई है, आप सभी लाइट को बंद कर लीजिए, चारों तरफ अंधेरा हो जाएगा, आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा। यानी हम बोल सकते हैं कि लाइट के बिना ये हमारी आंखें भी किसी काम की नहीं है। यानी किसी वस्तु को देखने के लिए हमें प्रकाश जरूरी है। किसी वस्तु को हम देख कैसे पाते हैं, तो देखिए क्या होता है कि जैसे लाइट आती है, सन की लाइट या कोई भी जैसे टॉर्च की लाइट, कोई भी लाइट, तो किसी वस्तु पे टकराती है और वस्तु पे टकराने के बाद हमारी आंखों में वो लाइट आती है, तब उस वस्तु को हम देख पाते हैं। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली लाइट हमारे आंख में आती है तब हम वस्तु को किसी देखते हैं, नहीं। ऐसे मतलब आती है कोई लाइट, किसी वस्तु पर पड़ती है और वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में आती है, तब हम उस वस्तु को देखते हैं। ठीक है, अब देखिए, लाइट यानी प्रकाश के कुछ गुण हैं, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। प्रकाश के कुछ गुणों को पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रकाश के गुण। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। देखिए, जिसमें फर्स्ट क्या है कि प्रकाश सरल यानी सीधी रेखा में गमन करता है। ये फर्स्ट टॉपिक है। जो लाइट है यानी प्रकाश है, वो क्या करता है कि फ्लैट सीधी रेखा में गमन करता है। अब कहोगे कैसे भाई, मतलब ये तो आपने बता दिया कि हाँ लाइट सीधी रेखा में गमन करता है, लेकिन हमें प्रूव कराओ कैसे गमन करता है। तो चलिए, इसके लिए मैं काफ़ी इंटरेस्टिंग कुछ चीज़ें लिया हूँ, एक्सपेरिमेंटल बेस्ड, इसके माध्यम से हम लोग समझते हैं। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे एक मोमबत्ती है, आप देख सकते हो स्क्रीन पे। यहाँ 3 ABC, ये 3 मतलब एक तरह से मैंने मतलब मान लीजिए गत्ते बना रखा है। ठीक है, गत्ते बनाए हुए हैं। गत्ते आप समझ रहे हो ना, जैसे मतलब लाइट को ढकने के लिए एक सिस्टम बनाया हुआ है, बस सिंपल समझिए। अब देखिए यहाँ पे क्या किया गया है कि आप पहले उसको जैसे आगे ऐसे लाइट रख देते हो और ऐसे आगे आप ढक देते हो। ठीक है, मान लीजिए मैंने यहाँ एक्सपेरिमेंट के बेस पे मान लीजिए 3 गत्ते लिए हुए, यानी 3 कुछ भी चीज़ के ऐसे बनाया हुआ है और उसको ऐसे 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 अपनी आंखों के सामने रख दिया और आगे कोई भी लाइट का एक सोर्स है। आप देखोगे कि इधर लाइट पास नहीं हो रही है, लेकिन जब तीनों को एकदम सेम टू सेम मतलब बराबर जगह पे रखोगे और तीनों में आप क्या करोगे, एकदम सीध में उसमें क्या कर दोगे कि छेद कर दोगे। जैसे यहाँ पे देखिए किया हुआ है। देखिए ए के ऊपर यहाँ पे छेद किया हुआ है जहाँ से ये लाइट निकल रही है, और बी के ऊपर यहाँ और सी के ऊपर यहाँ। देखिए एकदम सीध में यहाँ मतलब क्या किया हुआ है, इसमें छेद किया हुआ है। तो आप देखोगे ना कि इधर वाली जो लाइट है ना, वो एकदम यहाँ से एकदम सीधे निकल रही है। इस उदाहरण से थोड़ा आपको क्लियर नहीं हो रहा है कि लाइट एकदम सीधी रेखा में चलती है। चलिए अगला उदाहरण देख लेते हैं, इसके माध्यम से भी शायद आपको कुछ चीज़ें क्लियर हो जाए। देखिए, जैसे आप लोग अपने घरों में देखे होंगे, ये
आपके हर मतलब सभी लोग ये देखे होंगे, जैसे जंगलों वंगलों से जैसे जंगले होते हैं ना, तो गर्मियों के दिनों में आप या किसी भी दिन में आप देखते हो कि धूप आती है तो कमरे से ऊपर से, ठीक है, मतलब ऊपर के, अब उसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, जैसे इसको हम लोग तो ऐसे पिजाड़ी बोलते हैं अपनी भाषा में, शायद आप क्या बोलते होंगे। आप देख लीजिए, ऐसे जो छत के मतलब आसपास होता है, या जंगलों में से भी, ऐसा नहीं कि उसी में से, जंगलों में से भी, या फिर छोटी छोटी जैसे घरों में होती है ना, ऐसे इतनी मतलब थोड़ा थोड़ा जगह, उसमें से भी आप देखोगे कि घरों में कुछ इस प्रकार का, देखिए ये कुछ इस प्रकार का ये प्रकाश आता है। तो यहाँ से भी हम क्लैरिफाई कर सकते हैं, प्रकाश सीधी रेखा में मतलब गमन करता है। देखिए कुछ इस प्रकार से सीधा ये आता है। कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे टार्च। आप टार्च जैसे ऐसे टार्च बारते हो तो आप देखते हो सीधा ऐसा आगे इसका फोकस जाता है। अब आप में से काफ़ी सारे लोग जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे टार्च दिखाया गया और यहाँ पे देखिए यहाँ से फोकस निकल रहा है और यहाँ पे सीधे आगे एकदम जा रहा है। ऐसा नहीं कि ऐसे ऐसे मतलब टेढ़ा मेढ़ा होकर जा रहा है, ऐसा नहीं है ना। अब आप लोग कहोगे कि नहीं, हमने तो बहुत ऐसे लाइट देखा है, जैसे ऐसे बारते हैं तो उसका प्रकाश ऐसे जाते हैं, मतलब ऐसे जाता है, फैलता है। तो देखिए वो भाई फैलता है, वो आदमी अपने सुविधा के लिए, ठीक है, मतलब दो चीज़ें, एक तो प्रकाश को फैलाने के लिए, एक प्रकाश को मतलब काफ़ी दूर तक जाने के लिए, इसके लिए हम लेंस का उपयोग करते हैं, जिसको हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो जो आप देखते हो ना, जैसे टार्च में आगे जो वो शीशे का मतलब गोलाकार लगा होता है, वो वास्तव में लेंस होता है, ठीक है। क्या होता है, वास्तव में लेंस होता है या दर्पण होता है। इस प्रकार का दर्पण जो प्रकाश को फैलाए या प्रकाश को मतलब सीधा आगे तक बढ़ाए, मतलब अगर हमें क्या चौड़ाई में काफ़ी मतलब ज़्यादा दूर तक नहीं देखना है तो उसको फैलाने के लिए उस प्रकार का दर्पण या लेंस उपयोग किया जाता है, और हमें दूर तक देखना है तो उसके लिए अलग प्रकार का लेंस उपयोग किया जाता है। तो इसको आगे हम डिटेल में देखेंगे। हाँ, लेकिन प्रकाश आप देखिएगा, अगर मतलब ऐसे प्रकाश फैल भी रहा है ना तो आप प्रकाश महसूस करेंगे। अगर यहाँ से ऐसा फैल रहा है तो ऐसा यहाँ से सीधा जा रहा है, ऐसा नहीं कि इधर फैल रहा है तो ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये आप टॉर्च के माध्यम से समझ गए। उसके अलावा यहाँ पे एक प्रकाश का और गुण जान लीजिए, ठीक है। प्रकाश जैसे किसी भी वस्तु से टकराता है, जैसे यहाँ से आया, अगर यहाँ से सीधे ऐसे आकर यहाँ पे 90 डिग्री पे टकराया, 90 अंश पे, तो फिर वो 90 डिग्री पे वापस चला जाएगा। यानी जिस एंगल पे मतलब वो किसी वस्तु पे टकराता है उसी एंगल से वो रिफ्लेक्ट हो जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे ये टॉर्च है, यहाँ पे आपके एग्जांपल के तौर पे दिखाया गया है। यहाँ से देखिए इससे ये लाइट आ रही है और यहाँ कोई मान लीजिए सोर्स है, इससे टकरा रही है, तो उसी एंगल से देखिए इधर चली जा रही है। सेम इधर, अगर इधर से ये 90 डिग्री पे है तो इधर से भी ये 90 डिग्री पे इधर चली जाएंगी, ठीक है। तो ये लाइट का गुण है, एक तरह से बोल सकते हैं। चलिए आगे कुछ चीज़ें देख लेते हैं। आगे एक मिनट, ओके। चलिए यहाँ पे एक चीज़ देखिए, ये हम लोग जो ये प्रयोग है अपने घरों पे भी कर सकते हैं, या हम लोग बचपन में करते थे, ये अभी भी आप छोटे बच्चों में देखते होंगे। छोटे बच्चे करते हैं, जैसे मतलब आप घरों में देखते होंगे, ये आप भी एक्सपेरिमेंट किए होंगे। जैसे आप छोटे होंगे ना, तो ऐसे कहीं आपका शीशा का फूटा हुआ मतलब कांच का टुकड़ा मिल गया छोटा सा, तो आप ऐसे मतलब उसको छुपा लेते हो और सूर्य का प्रकाश आता है, ठीक है, तो उसको ऐसे मतलब ऐसे कर लेते हो और उस पर सूर्य का प्रकाश आता है, और इसको ऐसे जब जब मतलब जैसे जैसे घुमाओगे ना, वैसे वैसे आप मतलब दीवारों पे देखते हो कि उसका मतलब एक छोटा सा इधर उधर मतलब प्रतिबिंब बनकर ऐसे घूमता है। तो हम अपने भाइयों को चिढ़ाने के लिए मैं भी ये किया हूँ। छोटे पे हम लोग क्या करते हैं कि जैसे मतलब ऐसे प्रकाश आ रहा है उसको ऐसे कर दिए, और भाई कहाँ बैठा है उसको ऐसे कर कर उसके मतलब आँख पे ऐसे कर दें चमक के लिए। तो ये आप किए होंगे। तो यहाँ देखिए ये कुछ लड़के एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, चूँकि इनके पास सूर्य का प्रकाश नहीं है, तो ये मतलब टॉर्च का ही उपयोग कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे एक लड़की है, ये शीशा ली हुई है, यहाँ से ये भाई साहब टॉर्च का प्रकाश मतलब यहाँ पे दे रहे हैं। तो देखिए यहाँ से मतलब ये टकरा कर इधर जा रहा है, इधर यहाँ पे प्रकाश आ जा रहा है। अगर ये लड़की मतलब ऐसे शीशे को इधर उधर घुमाएगी ना, तो ये जो इस तीसरे वाले लड़के पे यहाँ पे प्रकाश ये जा रहा है, इसके यहाँ पे ये इधर उधर हो जाएगा, ठीक है। तो शीशे के माध्यम से जैसे जैसे एंगल मतलब चेंज होगा, वैसे वैसे वो क्या होगा कि वो इधर उधर चेंज हो जाएगा। तो ये एक तरह से बोल सकते हैं यह क्या है, ये सब प्रकाश का गुण है। अब चलिए हम
ये तो हमने हम फर्स्ट में कि प्रकाश सरल यानी सीधी रेखा में गमन करता है, इसके बारे में इतनी चीज़ें डिटेल में समझी। आई होप अब तक आपको सारी चीज़ें यहाँ पे समझ में आ गई होंगी, ठीक है। उसके बाद इसका देखिए सेकंड चीज़ क्या है, एक मिनट देखिए यहाँ पे सेकंड चीज़ है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। ओके, प्रकाश क्या है, एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। इसे संचरण के लिए, ठीक है, माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए अब ये विद्युत चुंबकीय तरंग यहाँ पे बोल रहे हैं, चूंकि मैं विद्युत चुंबकीय तरंग यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसके बारे में यहाँ मैं आपको डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है। आप 12th में जाओगे, ठीक है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग एक ये शब्द लिखा है ना, पूरा एक चैप्टर है, ठीक है। विद्युत चुंबकीय तरंग यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आप 12th में अच्छे से पूरे डिटेल में पढ़ोगे। यहाँ बस आप ये चीज़ याद रखिए कि जो प्रकाश है एक विद्युत चुंबकीय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है, जो ठीक है, और इसलिए इसे संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। जितने भी मतलब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं उनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। माध्यम मीन्स मतलब ऐसा नहीं कि वो वाई रहे तो केवल वाई में ही गमन करेगा, ऐसा नहीं है, किसी भी माध्यम में वो गमन कर सकते हैं। वायु निर्वात कहीं भी प्रकाश गमन कर सकता है। पानी के अंदर भी प्रकाश चला जाता है, आप जानते हो, ये जानते हो कि नहीं बातें। जैसे आप देखे होंगे जैसे जो नेवी की पनडुब्बियाँ होती हैं, पानी के अंदर आप फिल्मों में देखे होंगे, उसमें टार्च बारा जाता है आगे दिखाई देने के लिए, ऐसे फिल्मों में आप देखे होंगे। तो इससे पता मतलब इससे क्या मालूम होता है कि मतलब प्रकाश जो है वो पानी के अंदर भी गमन कर सकता है। और भाई वायु में तो आप देख ही रहे हो चारों ओर प्रकाश है, और उसके अलावा निर्वात में भी प्रकाश गमन कर सकता है। इसका सिंपल सा उदाहरण है सूर्य। सूर्य का प्रकाश कितने दूर से आता है भैया, और वायुमंडल तो हम लोग के कुछ ऊंचाई तक है, ठीक है, और उसके ऊपर निर्वात है पूरा का पूरा, तो निर्वात में से गमन कर कर वायु में आता है, वायुमंडल में आता है। इसका मतलब प्रकाश के लिए किसी माध्यम की, माध्यम कहने का मतलब वही, ऐसा नहीं कि स्पेसिफिक वायु में या जल में गमन करता है, किसी भी माध्यम में गमन कर सकता है। तो ये आप लोग मतलब लाइन याद रखिएगा कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसे संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है। अब देखिए ये थर्ड वाला टॉपिक क्या है, थर्ड वाला देखिए, थर्ड टॉपिक है कि प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं की तीक्ष्ण छाया बनाता है। सही बात है, प्रकाश क्या करता है कि अपारदर्शी वस्तु मतलब जैसे हम जिसके आर पार न देख सके, जैसे हम मनुष्य भी हम खुद अपारदर्शी है, क्योंकि कोई व्यक्ति हमें देखे तो ऐसा नहीं कि पीछे कुछ छिपाए हुए तो पीछे वाली चीज़ लग जाए, ऐसा नहीं होता है ना। जैसे कोई पारदर्शी वस्तु होती है तो ऐसे मतलब ऐसे हम छिपाए होते हैं उसके पीछे, तो इधर से देखेंगे तो ये थोड़ा थोड़ा दिखाई देती है, ठीक है। लेकिन हम ये हो गए या लकड़ी हो गई, जैसे कांच भी है, कांच भी क्या होते हैं कि अपारदर्शी होते हैं, उनके आर पार देखा जा सकता है। हालांकि इस समय तो बहुत सारे कांच आ रहे हैं अलग अलग टाइप के, लेकिन मैं सिंपल कांच की उदाहरण दे रहा हूँ। कांच के आर पार हम देख सकते हैं, तो कांच के जो आर पार देख सकते हैं, तो कांच किस प्रकार का है, पारदर्शी उसको बोलेंगे। ये माध्यम होता है, इसके बारे में अगर आगे आता है तो इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मतलब जिसके आर पार देखा जा सके उसको हम पारदर्शी बोलेंगे, और जिसके आर पार एक तरह से नहीं देखा जा सके उसको हम मतलब जिसके आर पार देखा जा सके उसको पारदर्शी, और जिसके आर पार नहीं देखा जा सके उसे अपारदर्शी। तो जैसे हम खुद ही अपारदर्शी का उदाहरण है, क्योंकि यहाँ से देखें तो ऐसा नहीं कि हमारे पीछे कुछ अगर यहाँ छिपाए हुए हैं तो दिखाई देगा, ऐसा नहीं है ना। तो हम खुद अपारदर्शी का उदाहरण है। या जैसे ये एक दीवार है, हम लोग के आगे ये दीवार है, तो दीवार एक अपारदर्शी वस्तु का उदाहरण, क्योंकि हम उसके आर पार नहीं देख सकते, ठीक है। तो देखिए वही कह रहा है कि प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं की तीक्ष्ण छाया बनाता है। सही बात है भाई। जैसे हम लोग जैसे दिन में आप देखते हो, हम जब सूर्य के मतलब सामने खड़े होते हैं, यहाँ पे मैंने इससे रिलेटेड इमेज भी डाल रखा है, एक मिनट यहाँ पे देखो, मतलब यहाँ पे आप देख रहे हो, हम खड़े होते हैं दिन में, दोपहर में धूप में, तो हमारी छाया बनती है। और ये छाया क्यों बनती है, ये छाया इसी कारण बनती है, हम अपारदर्शी है इसलिए। अगर पारदर्शी होते तो भाई प्रकाश हमारे आर पार चला जाता है, और आर पार चला जाता तो प्रकाश की मतलब प्रकाश के कारण छाया नहीं बन पाती। जैसे देखिए ये खड़ी है एक लड़की, अब इसके पीछे से देखिए प्रकाश आ रहा है, तो प्रकाश भाई ऐसे आ रहा है, ऐसे इसके पीछे से आ रहा है। एक मिनट मैं पेन को चेंज कर लेता हूँ। देखिए जैसे इसके पीछे से ऐसे प्रकाश आ रहा है, ठीक है, तो प्रकाश देखिए इधर तो आकर ऐसे इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, इसलिए इधर उजाला है। देखिए इधर क्या है, उजाला है। लेकिन
भाई जितने इसके शरीर पे पीछे से ऐसे मतलब प्रकाश पड़ेंगे वो उसके आर पार नहीं, मतलब उसको पार नहीं कर पाएंगे। तो पार नहीं कर पाएंगे तो वही क्या होता है कि वही जितनी चीज़ों को प्रकाश पार नहीं कर पाता है उसका उसके आगे छाया बना देता है, शैडो बना देता है। ठीक है, और ये शैडो भी क्या करता है कि अलग अलग बातों पे डिपेंड करता है कि कब मतलब कितना बड़ा शैडो होगा। ये जैसे आप जैसे दोपहर में देखिए सबसे क्या होता है कि प्रकाश कैसे आपके ऊपर पड़ रहा है उस पर डिपेंड करता है कि आपका शैडो कितना लंबा होगा। ठीक है, जैसे आप देखे होंगे, आप ये एक्सपेरिमेंट भी किए होंगे कि दोपहर में आपकी छाया ना काफ़ी छोटी बनती है। आप खड़े होंगे ना तो आपकी छाया आपसे भी छोटी बनेगी दोपहर के टाइम, लगभग 12 और बजे के समय। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए 12 और बजे के समय क्या होता है कि सूर्य ना हम लोग एकदम सिर के ऊपर होता है, तो सिर के ऊपर होता है तो ऐसे सीधे प्रकाश हमारे ऊपर आता है, तो हम लोग की छाया मतलब बहुत छोटी बनती है, लगभग ना के बराबर। लेकिन वही आप शाम को देखेंगे ना 3-4 बजे या सुबह भी देखेंगे आप, तो आप सूर्य का प्रकाश जैसे ऐसे आता है, ऐसे आता है, तो ऐसे आता है तो हम लोग की छाया लंबी बनती है, हम लोग की लंबाई से कई गुनी लंबी बनती है। तो हमें मतलब ये जो छाया है ना कितनी लंबी होगी ये डिपेंड करता है मतलब सोर्स पे जहाँ से प्रकाश आ रही है, आ रही है, लाइट आ रही है। ठीक है, तो चलिए अब देखिए हमने थोड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में अभी पढ़ा, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या होता है थोड़ी डिटेल में बता देता हूँ कि देखिए इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड होता है, और इनकी इलेक्ट्रिक लाइंस होती है और मैग्नेटिक लाइन होती हैं जो एक दूसरे के क्या होती है कि एक दूसरे के लंबवत गति करते हुए आगे बढ़ती हैं। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक गुण होता है। इसके बारे में बस इतना जानिए, बस, और कुछ नहीं, ज़्यादा डिटेल में जानने की कोई ज़रूरत नहीं कि कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में। बस जो यहाँ जो ये लाइन लिखी हुई है ना, एक मिनट, यहाँ जो ये लाइन लिखी हुई है कि विद्युत चुम्बकीय तरंग है, इसके अलावा आपको कहीं नहीं दिखेगा आपके बुक में। ठीक है, तो बस इसके बारे में इतना ही जानिए। अब हमने प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं की चिर छाया बनाता है, इस चीज़ को हमने समझ लिया। अब प्रकाश की चाल निर्वात में देखिए चौथा पॉइंट कि प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। आप इसको याद रख लीजिएगा, ये सीधे सीधे स्टेटमेंट है कि प्रकाश की चाल निर्वात में, निर्वात मीन्स जहाँ वायु नहीं है, जहाँ हवा नहीं है, जैसे अंतरिक्ष, अंतरिक्ष में हवा नहीं है। ठीक है, तो प्रकाश की चाल जो निर्वात में है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, अब कहोगे कि निर्वात में अगर इतनी होती है तो वायु में कितनी होगी, जल में कितनी होगी? तो देखिए हर माध्यम में अलग अलग होती है, लेकिन मेनतः इसी को कंसीडर किया जाता है, हर जगह न्यूमेरिकल में यही यूज होगा। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वायु में थोड़ा इससे बहुत माइनर, इससे थोड़ा सा कम होती है। ठीक है, तो आप ऐसे याद रखिएगा सीधे सीधे कि प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। और कहाँ ये होती है? तो वायु में होती है, क्योंकि कहीं कंडीशन दे दे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो फिर आप फंस जाओगे। तो आप सीधे याद रखिएगा कि ये जो प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यह निर्वात में होती है। यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ को यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। आप देख रहे हो ये चाल मतलब कितनी ज़्यादा है प्रकाश की, 3 × 10⁸, मतलब 3 के आगे 8 शून्य लगा लीजिए, उतना मीटर 1 सेकंड में प्रकाश चलता है। जैसे यहाँ पे देखिए हमने यहाँ 3 लिखा, इसके आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 शून्य लगा लिया, इतना मीटर 1 सेकंड में प्रकाश चलता है। इसको थोड़ा हम किलोमीटर में मतलब बदलते हैं, जैसे किलोमीटर बदलने के लिए इसको 1000 से भाग देंगे, तो 1000 से हम भाग देंगे तो ये 3 शून्य कट जाएंगे। यानी ये देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार दस लाख, यानी 3 लाख। यहाँ से क्या हमें कैलकुलेट हुआ? 3 लाख किलोमीटर, क्योंकि हमने अब इसको किलोमीटर में चेंज कर लिया है, पर सेकेंड। आप समझ रहे हो? मतलब कहने का मतलब क्या है कि 3,000 बोलो, 3 लाख इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार दस हज़ार, सॉरी इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10 ही हज़ार आ रहा है क्या? नहीं, देखिए यहाँ एक मैंने शून्य छोड़ दिया, ये वाला इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10 लाख, यानी 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड चाल होती है प्रकाश की। समझ रहे हो? 3 लाख किलोमीटर कितना होता है? 1 सेकेंड में प्रकाश उतना चलता है, कितना मतलब स्पीड होता है। तभी तो सूर्य का जो प्रकाश होता है, लाइट होती है, आप देखते होंगे कहा जाता है कि 8 सेकेंड में
कि 8 मिनट 8 सेकंड नहीं, 8 मिनट कुछ सेकंड में पृथ्वी पे आ जाता है और सूर्य हमसे कई लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर है। तो ये प्रकाश की इतनी चाल होती है, आप लोग याद रखिएगा। आप देखते होंगे ऐसे क्वेश्चन, मतलब सामान्य सा क्वेश्चन पूछता है कि मतलब जैसे हमें क्या होता है कि जैसे बरसात के मौसम में बिजली चमकती है और गरजता भी है, तो पहले हमें बिजली का चमक दिखाई दे देता है, उसके बाद हमें गर्जन सुनाई देता है। ऐसा क्यों? तो और वो दोनों चीज़ें तो आकाश में ही हो रही हैं। तो ऐसा इसलिए क्योंकि वो साउंड से, ठीक है, जो लाइट है उसकी जो स्पीड है अधिक तेज है, इसीलिए वो पहले हमें मतलब क्या होती है कि लाइट दिखाई देती है और बाद में हमें गर्जन सुनाई देती है, क्योंकि लाइट हमारे आँखों तक पहले आ जाती है क्योंकि उसकी स्पीड अधिक है, और जो साउंड होता है ना, यानी गर्जन का, वो बाद में आता है क्योंकि उसका मतलब स्पीड कम है लाइट की अपेक्षा। तो ये सब लॉजिक आप मतलब ये याद करने वाली एक्चुअली चीज़ नहीं है, ये सब समझने वाली चीज़ है, ठीक है। तो चलिए, ये आप हमने अभी देख लिया प्रकाश के गुण के बारे में। अब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे हमने कुछ चीज़ें देखा, देखिए हमने यहाँ पे कुछ चीज़ें देखा। एक मिनट मैं इसको इरेज कर लेता हूँ कि क्या होता है कि जैसे हम टॉर्च ऐसे मतलब ऑन करते हैं तो किसी दीवार पे या कहीं पे भी टकराकर उसका मार्ग चेंज हो जाता है, ऐसे ऐसे हो जाता है। इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? इस चीज़ को हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं, ठीक है। इस चीज़ को हम लोग परावर्तन एक तरह से बोलते हैं। और परावर्तन एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, ये आपके एग्जाम में आता है कि परावर्तन क्या होता है और इसके 2 नियम हैं, तो बोल देता है कि इनके दोनों नियमों को लिखिए। तो चलिए हम लोग थोड़ा परावर्तन को समझते हैं। यहाँ पे मैंने फिगर वगैरह सारी चीज़ें ऐड कर रखी है, देखिए यहाँ पे। और इससे रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी। जैसे देखिए यहाँ पे सबसे नीचे, यहाँ पे 1 मिनट इसको मैं ले लेता हूँ। देखिए यहाँ नीचे आप लोग ये देख सकते हो, एक मान लीजिए कोई भी एक सोर्स लिया गया है, ठीक है, प्लेन सोर्स लिया गया है जिस पे लाइट पड़े, ठीक है। यहाँ देखिए इधर से ये लाइट आ रही है, ये इधर से ये जो लाइट है ना, इधर से आप ये देख सकते हो ये लाइट आ रही है आपकी, आकर इधर से ऐसे यहाँ पे टकरा रही है, टकराने के बाद देखिए इधर चली जा रही है। यहाँ देखिए, यहाँ मतलब कुछ चीज़ें याद करने वाली है। जो लाइट जैसे यहाँ पे, जैसे ये मैं मान लीजिए यहाँ कोई भी एक प्लेन चीज़ ले लिया, दर्पण ले लिया, तो ऐसे लाइट आई तो ऐसे टकराई, तो आकर जो लाइट टकराने वाली होती है, तो मतलब लाइट यानी एक तरह से बोल सकते हैं किरण, प्रकाश की किरण आ रही है, तो जो ये प्रकाश की किरण आकर ऐसे टकराती है उसको आपतित किरण बोलते हैं, ठीक है। ऐसे आकर टकराती है उसे आपतित किरण, और जिस एंगल पर आकर टकराई उसी एंगल पर ऐसे इधर चली जाती है, तो आने वाली आपतित किरण और यहाँ से टकराकर जाने वाली परावर्तित किरण। देखिए यहाँ पे लिखा गया है सीधे सीधे, 1 मिनट, देखिए यहाँ आपतित किरण यानी जो ये आकर ऐसे यहाँ पे और ये दर्पण पे टकरा रही है, ये आपतित किरण हो गई, और दर्पण से टकराने के बाद यहाँ से जो इधर चली गई ऊपर की तरफ, इसे हम बोलते हैं परावर्तित किरण। और देखिए इनके बीचों बीच, जैसे इनके बीचों बीच ये एक मतलब एक दर्शा दिया गया है, क्या है, इसको बोलते हैं अभिलंब। तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच एक लंब खींच दिया जाता है, दोनों को अलग करने के लिए उस लंब को हम एक स्पेशल नाम अभिलंब बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इस चीज़ को थोड़ा मैं इरेज कर लेता हूँ, जो यहाँ चीज़ें मैंने लिखा हुआ है ताकि समझाने में अच्छा रहे। 1 मिनट, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे अभिलंब और आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच देखिए दोनों तरफ 2 कोण बने, क्योंकि देखिए ऐसे आ रही है और ऐसे जा रही है और बीच में हमने ऐसे एक अभिलंब डाल दिया, तो दोनों तरफ कुछ ना कुछ कोण बन रहा है। देखिए यहाँ पे जैसे ये प्रकाश की किरण इधर से आई और इधर से चली गई और बीच में हमने अभिलंब डाल दिया, तो यहाँ 2 कोण बना, एक वाला ये कोण बना और एक वाला ये कोण बना, 2 कोण यहाँ पे बने। ये फर्स्ट कोण को हम लोग आपतन कोण बोलते हैं और इसको सिंपल आई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? आई से।
आपतन कोण को आई से, और ये जो परावर्तित किरण जा रही है और जो ये अभिलंब है इसके बीच के कोण को हम आर से डिनोट करते हैं और इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। तो ये सारे शब्दावली, ये सारी चीज़ें आप लोग याद रखिएगा कि आपतन कोण क्या होता है, परावर्तन कोण क्या होता है। एक बार मैं और अच्छे से समझा देता हूँ। देखिए, जो प्रकाश या जो प्रकाश की किरण आकर किसी सोर्स पे टकराती है, ठीक है, और टकराने के बाद ऐसे चली जाती है, तो प्रकाश की आने वाली किरण को आपतित किरण और जाने वाली को परावर्तित किरण बोलते हैं। अब आपतित और परावर्तित किरण को अलग करने के लिए उनके बीच एक अभिलंब डाल दिया जाता है, ठीक है। अभिलंब नहीं बोलेंगे, लंब बोलेंगे, लंब डाल दिया जाता है जिसको एक स्पेशल मतलब नाम दे दिया जाता है अभिलंब, ठीक है। अब देखिए, अब स्क्रीन पे आप देखिए, ये आपतित किरण मीन्स जैसे ये आ रही है, ये आ रही है आपतित किरण, और अभिलंब जो हमने बीचों बीच ऐसे डाला हुआ था जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो, इनके बीच का जो कोण होता है उसको हम आपतन कोण बोलते हैं, जिसको हम आई से डिनोट करते हैं। तो अगर कहीं आ जाए कि आपतन कोण क्या होता है, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण आपतन कोण होता है। परावर्तन कोण क्या होता है, तो जो परावर्तित किरण जैसे यहाँ टकरा कर ये गई तो उसको परावर्तित किरण बोलेंगे। तो ये परावर्तित किरण और जो ये बीच वाला अभिलंब है उसके बीच का जो कोण होगा वो क्या होगा, परावर्तन कोण होगा, और जिसको देखिए यहाँ पे हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। अब हमने पीछे अभी देखा कि जो लाइट आती है मतलब जिस एंगल से यहाँ पे टकराती है उसी एंगल से ऐसे चली जाती है, ये बात बिल्कुल सही है। और यह देखिए, इसीलिए यहाँ पे जो आपतन कोण होगा ना यानी आई, वो बराबर होगा किसके, परावर्तन कोण यानी आर के, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यह एक रूल बन गया, एक नियम बन गया कि आपतन कोण हमेशा बराबर होता है परावर्तन कोण के, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा भी गया है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। और उसके अलावा यहाँ पे सेकेंड रूल लिखा गया, ये प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं कि आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। सही बात है। एक बार मैं इसको ज़रा इरेज कर लेता हूँ और आपको समझाता हूँ कि कहने का क्या मतलब है। एक मिनट, देखिए, फर्स्ट नियम तो आप समझ गए कि जो ये आपतित मतलब किरण आई और ये परावर्तित किरण आई, ठीक है, तो इनके बीच में अभिलंब था, तो इधर हम लोग का आपतन कोण बना और इधर हम लोग का परावर्तन कोण बना। जैसे यहाँ पे स्क्रीन पे देखिए, यहाँ पे दर्शाया जा रहा है, इधर से आपतित किरण आ रही है और इससे परावर्तित किरण जा रही है और बीच में ये अभिलंब है, तो ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण आई है और इधर मतलब परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण जो आर है, ये दोनों आपस में बराबर होंगे, ठीक है। ये फर्स्ट नियम है परावर्तन का। सेकेंड नियम क्या है कि आपतित किरण यानी जो ये आपतित किरण आ रही है दर्पण के आपतन बिंदु पर, यानी दर्पण का यहाँ मतलब ये आपतन बिंदु है, इसको हम बोलते हैं जहाँ अभिलंब और ये आपतित किरण और मतलब ये परावर्तित मतलब किरण होती है, सभी यहाँ एक ही जगह होते हैं, उसी को हम आपतन बिंदु बोलते हैं। तो आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में क्योंकि यहीं एक ही तल में स्थित है, तो ये सेकेंड नियम है। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब एक ही तल में होते हैं तथा आपतन बिंदु भी उसमें आप ऐड कर सकते हो, ये सेकंड नियम होता है। तो ये दो नियम होते हैं आपके प्रकाश के परावर्तन के, आप लोग याद रखिएगा। रिफ्लेक्शन के, प्रकाश के परावर्तन के। रिफ्लेक्शन क्या होता है ये तो हमने पीछे समझ लिया कि जैसे कोई प्रकाश की किरण आती है तो किसी माध्यम पे पड़कर टकराकर और फिर मतलब उसी माध्यम में ऐसे वापस चली जाती है किसी एंगल पे, किस एंगल पे, तो जिस एंगल से उस पर टकराती है उसी एंगल से उसी माध्यम में वापस चली जाती है, तो यही परावर्तन होता है, ठीक है। और इसके हमने यहाँ पे दो नियम देख लिया और इसमें काफ़ी सारी शब्दावली जैसे आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन कोण, परावर्तन कोण और अभिलंब क्या होता है, इस चीज़ों को भी हमने समझ लिया, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम इतना ही चीज़ें रहने देते हैं, ठीक है। आगे हम और भी चीज़ें डिटेल में जैसे दर्पण के बारे में समझेंगे कि दर्पण क्या होता है, आगे धीरे धीरे जाएंगे दर्पण से बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे मतलब डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत और आगे जाएंगे तो हम अपवर्तन के बारे में, लेंसों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो बाकी अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं, इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों को वीडियो में काफ़ी मज़ा आया होगा, काफ़ी इन्जॉय किए होंगे वीडियो को और सारी चीज़ें आपको समझ में भी आ गई होंगी, काफ़ी सारी चीज़ें आप डिटेल में भी समझे होंगे, ठीक है। तो चलिए रहने देते हैं, इस वीडियो में इतना ही।
तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। और साथ में मैं आपको बता दूं कि इस लेसन के साथ मैं आपका केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट भी स्टार्ट कर रहा हूं, क्योंकि चूंकि मैं अप्रैल में नहीं पढ़ा पाया, तो अभी मतलब अब से स्टार्ट करूँगा तो थोड़ा आपको फास्ट पढ़ाना पड़ेगा। और दो मतलब मैं इधर आपको फिजिक्स भी स्टार्ट करूँगा, मतलब 10वें चैप्टर से आपका फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान जो चालू होता है, और फर्स्ट चैप्टर से 5 मतलब 5वें चैप्टर तक जो केमिस्ट्री है उससे भी मतलब हम लोग लेकर साथ चलेंगे। इससे क्या होगा, आपका सिलेबस काफ़ी कवर हो जाएगा आसानी से। ठीक है, तो चलिए, अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, और इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। तो थैंक यू।